मेरा नाम माधुरी गुप्ता है, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। कल हम बच्चों को देख रहे थे कि ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं हमने देखी थी कि ब्रिटेन के संविधान में संसदीय प्रणाली है, अलिखित संविधान है, संसद सर्वोच्च है, मिश्रित संविधान है, विधि का शासन है और लचीला संविधान है, धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। इस तरह से हमने बहुत सारी इसकी विशेषताएं देखी थी और आज हम पढ़ेंगे ब्रिटेन की संवैधानिक परंपराएं कि जो ब्रिटेन में जो संवैधानिक परंपराएं हैं उनके राजनीतिक जीवन में बहुत महत्व है। और इसकी शुरुआत हम करेंगे। एक परिभाषा है ऑग व जिंक की। परिभाषा है, परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का कार्य करती है और कानूनी संविधान को कार्य रूप देती है तथा उसे प्रगतिशील समाज व राजनीतिक विचारों के अनुकूल बनाए रखती है। यानी परंपराएं जो कानून का सूखा ढांचा है उस पर मांस मज्जा चढ़ाने का कार्य करती है, उसको परिचालक बनाती है, उसको गतिशील समाज और उसके अनुकूल बनाए रखने का कार्य करती है। यानी वहाँ की संवैधानिक परंपराओं के बिना हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते। ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसका लिखित अंश कम है। जैसे कि हमें पता है ब्रिटेन के संविधान को हम अलिखित संविधान कहते हैं और उसका मूल स्रोत संवैधानिक प्रथाएं और परंपराएं हैं। किसी भी देश के संविधान को वहाँ की प्रचलित परंपराओं के साथ ही अध्ययन करना चाहिए, तभी हम उसके संविधान का वास्तविक अध्ययन कर पाएंगे। और यहाँ तो परंपराओं का बहुत ज़्यादा महत्व है। टॉपिक है परंपराओं का महत्व। यहाँ परंपराओं का बहुत अधिक महत्व है। इसके बिना संविधान को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। इसका लिखित भाग संक्षिप्त एवं अपूर्ण होने से कुछ बातें छूटी हुई है, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है हर चीज़, तो इसलिए कुछ बातें उसमें छूट गई हैं। और इन रिक्तियों को यानी फिल इन द ब्लैंक्स की जो पूर्ति है वो परंपराओं के द्वारा की जाती है। ब्रिटिश शासन एक अस्थि पंजर है जिसमें परंपराएं उसके मांस मज्जा चढ़ाने का कार्य करती है। अब है संविधान की परंपराएं, इसका अर्थ एवं परिभाषा। J.S. मिल ने इसको कहा है कि इनको संविधान के अलिखित सूत्र कहा है कि ये लिखित नहीं होते हैं लेकिन संविधान के लिए जरूरी होते हैं। ये परंपराएं विधि नहीं हैं, इन्हें न्यायालय के द्वारा मान्यता भी प्राप्त नहीं है, अर्थात इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय उन्हें दंड नहीं दे सकता है। और वे वहाँ के राजनीतिक जीवन में इतनी गहरी बैठ चुकी है कि कानूनों के समान ही इनका दृढ़ता से पालन होता है जितना कि संसदीय कानूनों का। कि ये विधि नहीं है लेकिन फिर भी इनका पालन उसी प्रकार होता है जिस प्रकार की विधि या कानून का होता है। अब हम देखेंगे कानून एवं परंपराओं में क्या समानता है, क्या अंतर है। पहले देखेंगे अंतर। संविधान की विधियों एवं परंपराओं में अंतर करना मुश्किल है। कारण ये है कि दोनों ही संविधान का अभिन्न अंग है। नागरिक दोनों के प्रति ही समान निष्ठा रखते हैं और दोनों का समान रूप से पालन करते हैं। फिर भी कानून और परंपराओं में अंतर है। पहला अंतर है, कानून संसद द्वारा निर्मित है। कानून संसद द्वारा निर्मित, जबकि परंपराएं संयोगवश उत्पन्न होती हैं, क्योंकि परंपराओं को बनाया नहीं जाता, ये अपने आप ही उत्पन्न हो जाती हैं। कानून लिखित होते हैं जबकि परंपराएं अलिखित होती हैं। कानून न्यायालय द्वारा लागू होते हैं और उनके उल्लंघन पर दंड भी दिया जाता है, जबकि परंपराएं न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते हैं और उल्लंघन पर दंड भी नहीं दिया जाता है। चौथा है, कानून निश्चित और स्पष्ट होते हैं जबकि कई बार परंपराएं अनिश्चित होती हैं। और जेनिंग्स ने कहा है कि लिखित कानून इसलिए संविधान नहीं होता कि वह किसी व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, बल्कि इसलिए कि वह जनता द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। कोई भी कानून है वो इसलिए नहीं है कि किसी व्यक्ति या संस्था ने उसे तैयार किया है, बल्कि जनता के द्वारा उसको स्वीकृत होने पर वह कानून का रूप धारण कर लेता है। आगे है परंपराओं के प्रकार। परंपराएं नीति वाक्य हैं, न कि विधियाँ। डायसी के अनुसार कुछ संभवतः विधि का रूप ग्रहण कर लेती है और कुछ लुप्त हो जाती हैं और इनकी पूर्ण सूची बनाना असंभव है क्योंकि बहुत सारी परंपराएं वहाँ विद्यमान है। पहला है सम्राट से संबंधित परंपराएं। सम्राट लोक सदन में बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा और उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। यानी संसद में जिसको बहुमत मिलेगा वही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होगा और यह परंपरा के रूप में विद्यमान है। सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। हमने पहले पढ़ा था कि राजा जॉर्ज थे, उनको इंग्लिश नहीं आती थी तो वो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना उन्होंने बंद कर दिया और वहीं से प्रधानमंत्री
जो सर रॉबर्ट वॉलपोल प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसकी अध्यक्षता की और वो परंपरा आज तक चली आ रही है। इसी तरह से सम्राट वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। वैसे सम्राट के पास वीटो पावर है और वो किसी भी विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर सकता है, लेकिन पिछले 300 वर्षों में सम्राट ने किसी भी विधेयक पर वीटो का प्रयोग नहीं किया है। अगला है, सम्राट सारा प्रशासनिक कार्य अपने मंत्रियों के परामर्श से करेंगे। अगला है, सम्राट सैद्धांतिक रूप से लोक सदन को भंग कर सकते हैं, पर व्यवहार में वे प्रधानमंत्री के परामर्श से ही ऐसा करते हैं। और इसी तरह से है, प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है। तो इस तरह से ये सम्राट से संबंधित परंपराएं हैं जो अब तक चली आ रही हैं, और इन परंपराओं का राजनीतिक जीवन में उल्लंघन नहीं किया जाता है, और अगर उल्लंघन किया जाएगा तो उसका विरोध भी होता है। दूसरा है, संसद से संबंधित परंपराएं। अब संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए। दूसरा है, लॉर्ड सभा जब अपीलीय न्यायालय के रूप में करती है तो उसमें जो कानूनी लॉर्ड हैं वो अवश्य सम्मिलित होंगे। अगला है, कॉमन सभा का स्पीकर राजनीतिक दृष्टि से निर्दलीय होना चाहिए। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुना जाए, यानी जब वो स्पीकर बन जाता है तो वह राजनीतिक दृष्टि से जो अपनी दलगत राजनीति है या जिस दल से वह जुड़ा हुआ होता है उससे वो संन्यास ले लेता है और निर्दलीय होकर वो कार्य करता है। वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग भी बहुत कम करता है, क्योंकि वह चाहता है कि सदन स्वयं निर्णय करे। अगला है, कानून बनने से पहले विधेयक का 3 बार वाचन अवश्य किया जाता है। धन विधेयक पहले लोक सदन में प्रस्तुत होता है। तो इस तरह से संसद से संबंधित परंपराएं आज भी विद्यमान हैं। अगला है, मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं। पहला है, बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री तथा अपने दल से मंत्रिमंडल का गठन करता है। बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है और अपने दल में से वह मंत्रिमंडल का चुनाव करता है। प्रधानमंत्री लोक सदन का सदस्य होना चाहिए, लॉर्ड सभा का नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पर लोकतंत्र विद्यमान है और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री कॉमन सभा का ही सदस्य होगा, लॉर्ड सभा का सदस्य नहीं होगा। अगला है, मंत्रिमंडल की कार्यवाही व निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। अगला पॉइंट, मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यानी एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव माना जाता है, और इसी तरह से किसी भी मंत्री के विरुद्ध लोक सदन में अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं हैं जो आज भी वहाँ विद्यमान हैं।